हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अपना सब्जेक्ट चल रहा है अपना इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स, यूनिट चल रही है थर्ड, सिंगल फेस एसी सीरीज सर्किट। और टॉपिक है इसका, आज का जो टॉपिक है हमारा, रेजोनेंस इन आरएलसी सीरीज सर्किट। और सेकंड टॉपिक भी अगर टाइम रहा तो ये भी कराएंगे, क्वालिटी फैक्टर। इसी से रिलेटेड टॉपिक है ये, दोनों हमारे सिलेबस का पार्ट है। जो सिलेबस में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग चल रही हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए रेजोनेंस इन आरएलसी सीरीज सर्किट। रेजोनेंस का सबसे पहले तो हमें ना समझना होगा कि रेजोनेंस होती क्या है, ठीक है। अब सीरीज रेजोनेंस है तो मतलब आर एल और सी तीनों क्या होंगे, ये तीनों कंपोनेंट्स आपके कनेक्टेड होंगे सीरीज में। अब रेजोनेंस कब क्रिएट होती है, कब जनरेट होती है? रेजोनेंस वो कंडीशन है किसी भी सर्किट की जिस पे वो अपनी मैक्सिमम आउटपुट देता है, यानी कि मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। इस तरह से वैल्यूज़ को सिलेक्ट करते हैं हम कंपोनेंट्स की, आर है या एल है या सी है। अब तीन कंपोनेंट्स की बात है तो इन तीनों की वैल्यूज़ को इस तरह से चूज़ करेंगे कि हमारा सर्किट ना रेजोनेट हो जाए, मतलब रेजोनेंस पे आ जाए। रेजोनेंस मीन कि मैक्सिमम करंट फ्लो करे और वो उसका रिस्पॉन्स जो है ना एक शार्प रिस्पॉन्स दे। समझें आप, जैसे कि मान लो हमारा ना जैसे टीवी का रिसीवर है, टीवी का रिसीवर में इतनी दिक्कत नहीं है। रेडियो रिसीवर की बात करते हैं, जब हम रेडियो यूज़ करते हैं, एफएम रेडियो की बात कर लो, तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम चैनल चेंज करते हैं तो हमें क्लैरिटी के लिए ना कुछ नॉब्स को अपनी को एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो जो एडजस्टमेंट है ना, वो इन्हीं कंपोनेंट्स की क्या होती है, क्वांटिटी की एडजस्टमेंट है। यानी कि मोस्टली हमारा क्या होता है, ये सी की जो है ना, ये वेरिएबल होता है सी। इस सी की वैल्यू को हम चेंज करते हैं सर्किट में, किसके द्वारा, कैसे करते हैं? अंदर तो जाएंगे नहीं रेडियो के सर्किट के हार्डवेयर में, हमें बाहर नोब दी हुई होती है जिसे हम बोलते हैं कि ट्यूनिंग कर लो, क्लैरिटी आ जाएगी वॉइस में, क्लैरिटी आ जाएगी सिग्नल में हमारे, ठीक है। वही क्लैरिटी क्या है हमारी कि वो ऐसा रिस्पॉन्स है उस सर्किट का जहाँ पे वो रेजोनेंस है, रेजोनेंस क्रिएट करके एक अच्छी क्लियर वॉइस हमें सुनाई देती है। उसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट सर्किट या रेजोनेंस बोल सकते हैं, ठीक है। समझ गए हो रेजोनेंस का मीनिंग? अब समझते हैं कि सीरीज रेजोनेंस क्या है। देखिए इस सीरीज रेजोनेंस को समझ के हमारे ना 3-4 फैक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहले इसको समझेंगे हम कि सीरीज रेजोनेंस होती क्या है। 2 लाइन की इसको जो मैंने समझाया इसी को समझ लेते हैं पहले। तो क्या लिखा है मैंने, इट इज़ द कंडीशन इन ए सर्किट व्हेन द कंटेनिंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स बट सप्लाई वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, ठीक है। क्या कहता है वो कि सर्किट में ना वो कंडीशन है सीरीज रेजोनेंस सर्किट की, जब सर्किट के में इंडक्टर और कैपेसिटर कनेक्टेड हैं, लेकिन जो सप्लाई वोल्टेज है करंट दोनों एक ही फेस में चलते हैं। आपको पता है ना, अगर इंडक्टर या कैपेसिटर अगर लगे हुए हैं, अगर इंडक्टर कनेक्टेड है तो वो क्या करता है, आउट ऑफ फेज रहता है। कैपेसिटर तब भी करंट वोल्टेज के आउट ऑफ फेज रहता है। यहाँ पे क्या करता है, करंट पीछे चलता है, यहाँ पे करंट आगे चलता है वोल्टेज के 90 डिग्री, ठीक है। ये फेज डिफरेंस रहता है। लेकिन सीरीज के रेजोनेंस में रेजोनेंस वो कंडीशन है जब ये दोनों कनेक्टेड होते हुए भी हमें फेज डिफरेंस 0 मिलता है। कैसे मिलता है देखिए, ये मेरा एक सीरीज सर्किट है, यहाँ पे आर कनेक्टेड है, एल कनेक्टेड है, सी कनेक्टेड है, वोल्टेज लगी है, एसी से कनेक्टेड है। ये वोल्टेज हमारी आर से होके जाएगा करंट, ये क्या है हमारा करंट का फ्लो है कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस सप्लाई वोल्टेज। आर से होके गुजरेगा, यहाँ पे कुछ ड्रॉप जनरेट करेगा, फिर वो ड्रॉप्ड वोल्टेज यहाँ पे मिलेगी हमें कुछ, तो एल के अक्रॉस जाएगी, फिर वो सी के अक्रॉस जाएगी। तो दोनों केसेस में हमारा ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज का, WL का, सी का भी। अब रेजोनेंस कंडीशन कौन सी कंडीशन है, वो ये कहता है कि जब ये हमारे दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू ना इक्वल हो जाती है, एल और सी दोनों क्या हो जाते हैं, इनकी वैल्यू इक्वल होने से क्या जनरेट होगा कि हमारी ना क्वांटिटी आउट ऑफ फेस रहेंगी, क्या अपोजिट रहेंगे। मैग्नीट्यूड में तो इक्वल रहेंगे लेकिन रहेंगे आउट ऑफ फेस, यानी कि ये हमारा VL क्या है, वोल्ट, इसमें करंट वोल्टेज क्या चल रही है, करंट पीछे 90 डिग्री, वोल्टेज आगे चल रही है। और VC में क्या हो रहा है, हमारा वोल्टेज से आगे चल रहा है करंट कितना, 90 डिग्री, यानी कि दोनों के दोनों हमारे कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमें जो इम्पीडेंस मिलता है। सबसे पहला फैक्टर इसमें हमारा जो कंक्लूड होगा वो होता है रेजोनेंस पे इम्पीडेंस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये समझ गए रेजोनेंट कंडीशन, यहाँ से समझ गए ना। इनकी वैल्यूज़ को हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि दोनों की इक्वल वैल्यू आ जाती है। एल और सी कंपोनेंट इक्वल वैल्यू के जब लगे होते हैं तो वो सर्किट हमारा क्या बोलते हैं, इसको हम सीरीज रेजोनेंट कंडीशन बोलते हैं। वहाँ पे सर्किट का जो टोटल इंपीडेंस है, ये इंपीडेंस जो है कंसिडर नहीं होते, ये 0 हो जाते हैं। इन दोनों के अक्रॉस जो रिएक्टेंस आएगी वो हो जाएगी 0। सर्किट का जो आर है वही हमारा जेड के इक्विवेलेंट हो जाता है, इक्वल्स टू जेड।
इसको हम अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या कहता है कि रेजोनेंट कंडीशन में हमने क्या किया, दोनों कंपोनेंट की वैल्यू जो है ना, इनकी जो रिएक्टेंस है वो इक्वल हो जाती है, यानी कि एक्स जो टोटल है ना सर्किट का भी कितना है, मान लो एक्सएल बड़ा है एक्ससी छोटा है, तो एक्सएल माइनस में एक्ससी। लेकिन जो रेजोनेंस कंडीशन जब आती है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम चल रहे हैं कि अभी हमारी वैल्यूज के डिफरेंट है, एल बड़ा है यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है एक्स कंपेयर टू एक्ससी, तो हमारी ये कंडीशन आती है। तो इस केस में हमारा इंपीडेंस क्या होगा, इंपीडेंस होगा हमारे सर्किट में लगा हुआ रेजिस्टेंस भी है, प्लस में एक्ससी माइनस एक्सएल माइनस में एक्ससी होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये हम करते आए हैं, जो हमारी फर्स्ट प्रीवियस वीडियोस में भी हमने किया हुआ, उसी को समझना है जस्ट। अब ये क्या कहता है कि जो रेजोनेंट कंडीशन है ना, जब दोनों की वैल्यू इक्विवेलेंट हो जाएंगी दोनों कंपोनेंट्स की, तो जो रिएक्टेंस है ना टोटल, यानी कि टोटल रिएक्टेंस कौन सा, एक्स एल और एक्स सी, यानी कि टोटल इसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया है। एक्स क्या था मेरा, एक्सएल माइनस में दोनों का कंबाइंड जो रिएक्टेंस है उसको एक्स से रिप्रेजेंट किया था। ये जो एस एन एक्स है ये किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, जीरो के। एक्स जैसे जीरो के इक्विवेलेंट होता है एक्सएल माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, तो एक्सएल इक्वल्स टू एक्स हो सकता है, जीरो है तो ये हो गया। अब इसी चीज़ को मैं इसमें पुट कर देती हूँ, अगर इस इक्वेशन में हमारे एक्सएल एक्सी की जगह मैं एक्सएल पुट करती हूँ तो हमारे जेड किसके इक्विवेलेंट आएगा, जेड किसके इक्विवेलेंट आया, आर का स्क्वायर प्लस में इसमें पुट किया है एक्सएल माइनस में एक्सएल का स्क्वायर माइनस माइनस जीरो, जीरो का स्क्वायर, ये जीरो, यानी कि ये क्या आ गया, जेड मेरा क्या आएगा, अंडर रूट जेड आ गया मेरा अंडर रूट आर का स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा इंपीडेंस जेड किसके इक्विवेलेंट बचा, आर के। अब जब मेरा इंपीडेंस आर के इक्विवेलेंट हो गया तो इस कंडीशन में मेरा जो सर्किट है ना, ये जो करंट है इस पूरे सर्किट कंपोनेंट से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, मैक्सिमम, क्योंकि अब हिंड्रेंसेस कम है, रुकावट कम है, क्योंकि ये दोनों का जो रिएक्टेंस है ना वो इक्वल टू जीरो मान हो गया है। और जो टोटल इंपीडेंस है अब सर्किट का, टोटल जेड तीनों कंपोनेंट्स का मिला के जेड किसके इक्विवेलेंट है, आर के इक्विवेलेंट है। फर्स्ट पॉइंट इंपीडेंस रेजोनेंस पे। अब दूसरा पॉइंट जो आता है ना इंपीडेंस रेजोनेंस पे, वो आता है हमारा कि हमने दूसरी कंडीशन देखनी है फेज एंगल की, ठीक है। ये कंडीशन मेरी क्या रहेगी, अब फेज एंगल को हमने कैसे देखना है। रेजोनेंस पे क्या होता है कि एट रेजोनेंस, लिखो इसको फेज एंगल, एट रेजोनेंस the phase angle between the phase angle between voltage and current, कौन सी वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज, वोल्टेज एंड करंट। अब सप्लाई वोल्टेज कहाँ से होके जा रही है आपकी, कंपोनेंट कौन कौन सी कंपोनेंट के अक्रॉस होके जा रही है, एल और सी के अक्रॉस भी जा रही है ना, आर के भी। तो ये जो ड्रॉप्स हैं वोल्टेज और करंट जो वहाँ से होके गुजरेगी वो, और वो जो मैक्सिमम करंट जो फ्लो करेगा कंपोनेंट वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस द कंपोनेंट्स। देखो आर के क्रॉस तो वैसे फेज एंगल जीरो था, सिर्फ कहाँ पे बचता है फेज का डिफरेंस, एल और सी के क्रॉस, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस द कंपोनेंट वुड बी जीरो। कैसे होगा जीरो, अभी मैं इसको ऐसे समझ लो आप। देखिए ये मेरा क्या था, जब हमारी वोल्टेज आर के क्रॉस होकर गुजरी थी, कौन सी वोल्टेज, ये जब सप्लाई वोल्टेज के कोरस्पोंडिंग ये करंट जब मेरा आर से फ्लो करेगा तो यहाँ ड्रॉप कौन सा है, वी पैर में आर, यानी कि वी आर, ठीक है। ये मेरा ड्रॉप कौन सा है, बी आर, कौन सा ड्रॉप आ जाएगा, इस करंट की वजह से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा गुणा में आर की वैल्यू, ठीक है। अब ये मेरा क्या है, रेफरेंस में रहेगा, ये मेरा करंट है जो हमारा फ्लो कर रहा है। अब ये मेरी कंपोनेंट किसके क्रॉस होके गया, ये गया है मेरा इंडक्टर, यानी कि इंडक्टर के अक्रॉस जो होके जाएगा, तो ये वोल्टेज का ड्रॉप किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, मैक्सिमम करंट गुणा में उसकी रेजिस्टेंस, यानी कि उसकी रिएक्टेंस। अब दूसरा करंट कौन सा है मेरा, दूसरी वोल्टेज कहाँ पे ड्रॉप होगी, मेरी कैपेसिटर के क्रॉस, इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम करंट वहाँ से जो फ्लो करेगा और उस कंपोनेंट की रिएक्टेंस, यानी कि एक्सी। अब ये दोनों ना मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है और फेज अपोजिट है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट होने के बाद मेरे पास क्या रहेगा, फेज डिफरेंस क्या रहेगा, जीरो रहेगा, जो किसके कोरस्पोंडिंग रहेगा, जो कि आर के केस में होता है सिंगल, अगर आर कनेक्टेड होता है सर्किट में तो उस तरह से बिहेव करेगा यहाँ पे। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे रेजोनेंट कंडीशन में हमारा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अलग से भी क्वेश्चन आता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो क्या चीज़ है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ओमेगा नोट। ओमेगा नेट होता है, ओमेगा नोट से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी इस टाइम पे जब हमारा सर्किट रेजोनेट करेगा। ये क्या है, ओमेगा नेट इज, लिख लो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी
किस में नापते हैं इसको? इन रेडियन पर सेकेंड। ये आपको पता ही है, फिर भी मैंने इसको बता दिया ताकि आपको किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे। अच्छा, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है इज डिटरमिन्ड बाय द वैल्यू ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये किस पे वैल्यू पे डिटरमिन कौन करेगी? किस कंपोनेंट पे डिपेंड करेगी, ये समझना है हमें। द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज डिटरमिन्ड बाय द वैल्यू ऑफ इंडक्टर, या यू कैन से इंडक्टेंस जिसको हम एल बोलते हैं, एंड कैपेसिटेंस जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। इनकी वैल्यू पे डिपेंड हमारी रेजोनेंट जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो कौन डिटरमिन करता है? ये वैल्यू इंडक्टर की और कैपेसिटर की वैल्यू रिप्रेजेंट करती हैं, जिसे हम विच इज़ जो किसके इक्विवेलेंट होएगी, यानी कि जो ये ओमेगा नोट है ना, किसके इक्विवेलेंट होता है? हम बोलते हैं कि √L/C। अब ये L/C कैसे होगा? देखिए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहा है कि ये होगी इसकी वैल्यू। कैसे होगी? अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? हमें पता है कि दोनों कंपोनेंट की जो वैल्यू है ना, XC और XL एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं रेजोनेंट के केस में, जो हम पीछे भी करके आए हैं। तो XL क्या होता है आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के केस में? ω/L, और इस केस में क्या होगा? 1/ω0C। अब ओमेगा को हम क्या करेंगे? इकट्ठा कर लेंगे, यानी कि ω0² और L को इसके नीचे ले जाएंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास? L/C। ये आपको अलग से भी आता है क्वेश्चन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, उसी का पार्ट हो गया इसके साथ ही, ठीक है। अब ω0 की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे, तो उसका स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? ये बच जाएगी हमारे पास √1/, इसको ऐसे लिखेंगे 1/√LC, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 1/√L और C, यानी कि हमारी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है टोटली R का इसमें कोई लेना देना नहीं है, इसमें लेना देना है सिर्फ आपके इंडक्टर का, कैपेसिटर की वैल्यू का। अंडरस्टूड। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैक्सिमम करंट वो कैसे फ्लो करेगा अभी सर्किट से। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि मैक्सिमम करंट। अब ये जो मैक्सिमम जो करंट है ना आपका, अब समझ जाओ इसको एक बात कि जो मैक्सिमम करंट है ना, यानी कि इसको I0 से रिप्रेजेंट करूंगी मैं। ये कौन सा करंट है? अब देखो इम्पीडेंस लो बचा है, कम हो गया, क्योंकि हमारी जो XL और XC की जो रेजोनेंट है वो 0 हो गई थी। अब वहाँ पे तो कोई रुकावट है नहीं कर सर्किट के करंट को, सिर्फ रुकावट करने वाला कंपोनेंट कौन सी बची है हमारे पूरे सर्किट में? इसमें सिर्फ ये R बची है। अब इसी R के कोरस्पोंडिंग या इसके कोरस्पोंडिंग हमारा Z क्या हो जाता है? इक्वल टोटल इंपीडेंस सर्किट का इस R पे डिपेंड। अब ये नहीं है मतलब इस चीज़ का कि रेजोनेंट विन की तो हमारी वैल्यूज कंसाइड मतलब एक जैसी इक्वेट हो गई है, क्या R की वैल्यू भी इतनी ज़्यादा रखते हैं तो क्या फ़ायदा होगा? सर्किट से मैक्सिमम करंट तो फ्लो करेगा नहीं। हमारा मकसद क्या है? जैसे मैंने FM रिसीवर का एक एग्जाम्पल दिया कि हमें शार्प आउटपुट चाहिए, कि हमारी साउंड इतनी शार्प होगी, इतना मैक्सिमम करंट उस टाइम पे फ्लो करे जब हमारा सर्किट ट्यून्ड हो, दोनों वैल्यू हमारी क्या हो रही है? इक्वल कर ली हमने। किसकी नोब को एडजस्ट किया हमने? इस कैपेसिटर की, वेरिएबल कैपेसिटर की नोब को एडजस्ट करके दोनों वैल्यूज को हमने क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया, इक्वली सेट करके, तब हमारी जो साउंड है वो क्लियर आएगी बिकॉज ऑफ दिस। इसे बोलते हैं ट्यूनिंग की वजह से, ट्यून्ड सर्किट भी बोलते हैं रेजोनेंट सर्किट को हम। तो मैक्सिमम करंट का केस क्या होता है? ये क्या कहता है कि रेजोनेंट पे ना, रेजोनेंट कंडीशन पे, एट रेजोनेंट कंडीशन, इसको लिखेंगे भी हम, एट रेजोनेंट कंडीशन, at resonant condition the impedance of the circuit, impedance कौन सा? टोटल R, L और C तीनों का मिला के impedance of the circuit is minimized, वो कम हो जाता है, पता है, क्योंकि हमारे पास क्या बचा? मिनिमाइज्ड, विच इज इक्वल्स टू, यानी कि Z जो होता है हमारा इक्वल्स टू R हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या होता है? XL किसके इक्विवेलेंट आ गया था? XC, जो हमने अभी फर्स्ट उसमें हमने कर ही लिया था अपना इम्पीडेंस का केस, उसी चीज़ को इसने बताया है। यहाँ पे इसको ज़्यादा ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। Z किसके इक्विवेलेंट बचता है? हमारा R के इक्विवेलेंट बच जाता है। तो उस केस में हमारा जो करंट फ्लो करता है ना, मैक्सिमम करंट जो हमारा रहेगा वो किसके इक्विवेलेंट रहेगा? वो होता है हमारा V/R। यहाँ पे मैक्सिमम करंट हमारा फ्लो करता है रेजोनेंट कंडीशन में सर्किट के थ्रू। ओके, अब बच्चों हमें अगर अपना रेजोनेंट कंडीशंस के लिए हमारे पास 4 पॉइंट्स हो गए। अब हमें देखना है कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ठीक है। क्यू फैक्टर क्या है? अब देखिए, अब इसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के केस में हमारी
रेजोनेंट जो फ्रीक्वेंसी थी ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे अब हमारी ना इसकी कर्व भी समझ लेते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की कर्व थोड़ा सा मेरा छूट गया, चाहे मेरा क्यू फैक्टर दूसरी वीडियो में हो जाए, डजेंट मैटर। अब मेरे ना ये मैंने ले लिया फ्रीक्वेंसी की कर्व, यानी कि ओमेगा नोट की कर्व है इस साइड, और ये है मेरा करंट की कर्व, ठीक है, यानी कि करंट आई जा रहा है। अब देखिए वो कौन सी कंडीशन है, किस पे डिपेंड करे, एल और सी की वैल्यू पे। एल और सी की वैल्यू हम इस तरह से रखें कि हमारी जो कर्व है ना, ये इस तरह से हमें शार्प कर्व मिले। ये हमारी कर्व है करंट की, ये करंट, लेकिन हमारी पास ना देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे ना मैक्सिमम मुझे करंट कहाँ पे मिल रहा है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे। ना तो मुझे जीरो से लेके यहाँ से हमारी मैक्सिमम तक जा रही है ना वैल्यू फ्रीक्वेंसी की, ओमेगा, यानी कि इससे रिप्रेजेंट किया ना मैं, ओमेगा किसके इक्विवेलेंट होता है, ओमेगा नोट इज इक्वल्स टू 2 पाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंट 2 पाई एफ नोट पे, ठीक है। अब इस कोरस्पॉन्डिंग आप समझिए ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तब भी हमारी क्या हो रहा है, मैक्सिमम करंट नहीं मिल रहा, डिक्रीज हो रहा है करंट जैसे जैसे बढ़ रहे हैं। और यहाँ जीरो से हम यहाँ तक है, यहाँ भी हमारा करंट जीरो ही था, फिर बढ़ना शुरू हुआ है, यानी कि एक इंटरमीडिएट रेंज आती है हमारी, जब हमें क्या मिलता है, अपना करंट मैक्सिमम मिलता है किस पे, हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। क्वालिटी फैक्टर समझते हैं कि क्वालिटी फैक्टर होता क्या है। क्वालिटी फैक्टर हमारा वो फैक्टर है जो कि हमारी रेजोनेंट कंडीशन के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होते हैं एलसी के, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक चाहिए होता है फैक्टर। वो क्या कहता है कि अंडर रेजोनेंट कंडीशन द मैक्सिमम करंट इज ड्रॉन अक्रॉस द कंपोनेंट सो दैट द लार्ज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल एंड सी अकर। इस तरह से करंट फ्लो करता है इन कंपोनेंट के, मैक्सिमम जो करंट फ्लो करता है, जैसे ऊपर बताया हमने आर कि हमारी उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो इन कंपोनेंट से करंट तो फ्लो कर रहा है ना, क्योंकि कंडीशन इनकी वैल्यू इक्वल हो गई है, रेजोनेंट पे आ गए हैं। लेकिन उस केस में अब वोल्टेज ड्रॉप हमारे इनके अक्रॉस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि मैक्सिमम करंट आएगा तो ड्रॉप भी होगा। तो क्वालिटी फैक्टर क्या कहता है कि वो कहता है कि वोल्टेज अक्रॉस एल एट रेजोनेंस पे कितनी होगी वो देखनी हमें, और डिवाइडेड बाय सप्लाई वोल्टेज रेजोनेंट पे कितनी है, ठीक है। इसी तरह से सी के अक्रॉस भी वोल्टेज हमारी कितनी है और सप्लाई वोल्टेज और रेजोनेंस कितनी है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मैक्सिमम करंट जाएगा कंपोनेंट का रेजिस्टेंस यानी कि रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय वी, कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय वी। अब ये जो वी है, अब दोनों इक्वल हैं तो हम एक ही केस लेके चल सकते हैं, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। हम एक्सएल का केस ही कंसीडर करेंगे, यहाँ पे इस केस को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, एक्ससी वाले केस को। तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम करंट गुना में एल, एक्सएल है ना ये, यानी कि रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स बेस में एल। अब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू थी ना मैक्सिमम, अब हमने करंट फाइंड आउट किया था, क्या था, अब एक्स करंट वी बाई आर। अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू निकालूँ सप्लाई वोल्टेज की तो क्या आएगी, आई मैक्सिमम गुना में आर। तो उसी को हमने कुछ नहीं किया, रिप्लेस किया है मैक्सिमम करंट गुना में आर से। मैक्सिमम करंट से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एल बाई आर। अब देखिए क्या बचा है हमारे पास, एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। अब एक्सएल को हम लिख सकते हैं ना ओमेगा की फॉर्म, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस इनटू में एल डिवाइडेड बाय आर। अब इसकी वैल्यू हमें पता क्या है, 2 पाई एफ नोट इंटू में एल बाई आर, एज इट इज, इसका कुछ नहीं किया, ओमेगा नेट की वैल्यू यहाँ पे रखी है। अब ये वैल्यू हमारी ना, हम पीछे अपनी रेजोनेंट जो फ्रीक्वेंसी निकाल के आए थे ना, हमने वहाँ पे कंसीडर वैल्यू निकाली थी, क्या आई थी, 1/√LC। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने ये इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर देना, ओमेगा नोट की जगह 1/√LC। मैंने क्या लिखा है, ओमेगा नोट की जगह लिखते हैं 1/√LC और एल बाई आर तो मेरा एज इट इज है ही। अब इसको थोड़ा सा और सीधा कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्यू फैक्टर के लिए क्या आएगा, ये 1/√LC गुना में इस L को मैं √L गुना में √L लिख सकती हूँ ना, लिख सकते हैं ना हम ये ऐसे, ठीक है। मतलब एक कंप्लीट टर्म को मैं √√√, लिख करूँगी तो वो ऑब्वियसली वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √L का स्क्वायर करूँगी तो 100 से L से कैंसिल, यानी L बचे। मतलब L को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, कुछ नहीं किया है, डिवाइडेड बाय आर। इस √L से ये √1L मेरा कैंसिल हो जाता है। अब हमारे पास जो बचेगी ना वैल्यू, वो क्या बचेगी, हमारे पास बचेगा 1/R, और हमारे पास बचा है, ऊपर बचा है L और नीचे बचा है C, यानी कि दोनों के दोनों हमारे किस में बचे, अब √2 में बचे। यानी कि क्वालिटी फैक्टर हमारा क्या होगा, इस पर क्वेश्चन आएंगे तो फाइनल फार्मूला मेरा क्या बचता है, क्यू फैक्टर का फाइंड आउट करना हो किसी भी रेजोनेंट सर्किट का, तो हमें क्या वैल्यूज़ गिवन होंगी, वैल्यूज़ गिवन होंगी, सीधा हमें फार्मूला पुट करना 1/R √L/C करके।